एलर्जी होती है। जब भी वो किसी इंसान को हाथ लगाता या छूता, उसके जिस्म पर दाने होने लगते, लाल रंग की जिल्द हो जाती, यहाँ तक कि सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। मिनक्यू अपनी इस बीमारी से बहुत तंग था। वो आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहता था। उसे भी अपनी जिंदगी में कोई दोस्त चाहिए थी, उसे शादी करनी थी, मगर अपनी इस बीमारी की वजह से वो हमेशा अकेला रहता। यही वजह थी कि उसने अपने आप को 10 साल से घर में कैद किया हुआ था। मिनक्यू अपना इलाज अपने घर पर ही करवाता था। एक दिन उसका डॉक्टर घर पर आता है और मिनक्यू से कहता है कि वो अपनी इस बीमारी के साथ रहना अब सीख ले, क्योंकि उसकी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। साथ ही वो उसे हाथ पर बांधने के लिए एक घड़ी देता है जिसमें अलग अलग तरह के रंग थे जो इसकी एलर्जी की हालत को बताएंगे। नीले रंग में एलर्जी नॉर्मल, पीले रंग में हल्का सा अटैक होगा, ऑरेंज में मिनक्यू की वेन्स नसें काम करना बंद कर देंगी और जैसे ही लाल रंग होगा वो कुछ ही देर में मर जाएगा। एक दिन एक साइंटिस्ट मिनक्यू से राब्ता करता है जिसका नाम होंग था। वो बताता है कि उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक रोबोट तैयार किया है जो कि बिल्कुल एक इंसान की तरह काम करेगी। मिनक्यू अगर उसे हाथ में लगाएगा उसे एलर्जी का अटैक नहीं होगा। साइंटिस्ट होंग उसे इस रोबोट की कीमत $100 बिलियन बताता है। अब अगले दिन जब मिनक्यू लैब में जाकर उस रोबोट को देखता है जिसे देखकर वो हैरान हो गया था। उस रोबोट को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की शक्ल देकर बनाया गया था। जब मिनक्यू उसे हाथ लगाता है तो उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर तो वो खुश हो गया था। वो रोबोट इसको अपना नाम AJ3 बताती है। मिनक्यू इसे AJ3 रोबोट को खरीदने के लिए तैयार था और बहुत सारे पैसे इस रोबोट पर लगा देता है। अगले दिन जब साइंटिस्ट इस रोबोट को टेस्ट कर रही थी तो एक साइंटिस्ट सोडा की बोतल को उछाल देता है जिसमें से एक बूंद इस AJ3 के अंदर गिर जाती है। बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया था और उस रोबोट का प्रोसेसिंग सिस्टम खराब हो जाता है जिससे वो चला करती थी। ये देखकर सारी टीम बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि अगले दिन AJ3 को मिनक्यू के पास डिलीवर करना था। ये लोग उससे पैसे भी ले चुकी थी। सारी टीम सोचती है कि इस रोबोट को तो ठीक करने में बहुत वक्त लगेगा, इस तरह इनकी मिनक्यू से डील भी कैंसिल हो जाएगी। इसलिए होंग को यहाँ पर एक आइडिया आता है। इसने AJ3 को अपनी एक बहुत ही पुरानी दोस्त जिसका नाम जिया होता है उसकी शक्ल देकर बनाया था, तो इसीलिए अभी उससे मिलने जाता है और सारी बात बताता है। इसका प्लान दरअसल मिनक्यू के पास जिया यानी कि असल इंसान को रोबोट बनाकर भेजने का था। पहले तो सारी बातें सुनकर जिया मना कर देती है, लेकिन जब होंग उसे पैसों की लालच देता है क्योंकि जिया बहुत गरीब थी तो इसलिए वो इस बात को मान गई थी। साइंटिस्ट की टीम जिया को अपने लैब में ले जाकर रोबोट AJ की सारी बातें सिखाती है कि वो काम कैसे करती है, उठती कैसे है, पानी कैसे देती है, सब कुछ। फिर उसी रोबोट की तरह सेम कपड़े पहनाए जाते हैं, बालों में विग और आंखों में लेंस लगाए जाते हैं जो कि एक कैमरे की तरह काम करेंगी जिससे ये लोग जिया और मिनक्यू पर नजर रख सकते थे। अब खैर जिया को एक रोबोट की तरह तैयार करके मिनक्यू के घर भेज दिया जाता है। जैसे ही मिनक्यू इसके बड़े से ताबूत को खोलता है जिया तो उसे देखकर डर गई थी। दरअसल यहाँ पर हुआ कुछ यूँ था। कुछ दिन पहले जिया ने मिनक्यू को खाना डिलीवर किया मगर मिनक्यू को वो खाना अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए उसने जिया को पैसे भी नहीं दिए। जब जिया ने उसे रोकने की कोशिश की तो मिनक्यू वहाँ से भाग गया ताकि जिया उसे हाथ न लगा पाए जिससे उसे एलर्जी होगी। मगर मिनक्यू को ये सब बातें याद नहीं थी। अब ये होंग को कॉल करता है और जिया यानी कि रोबोट की इस डर और गुस्से के बारे में पूछता है। होंग ये सुनकर उसे एक कहानी सुनाता है। कहता है इस रोबोट AJ3 के 2 मोड है, एक ऑपरेशनल और दूसरा फ्रेंड मोड। ऑपरेशनल में वो गुस्सा और नाराज हो जाती है जबकि फ्रेंड मोड में इंसानों की तरह बर्ताव करेगी। होंग साथ ही मिनक्यू से ये भी कहता है उसकी गर्दन के पीछे एक बटन है, तुम उसे दबा दो सब ठीक हो जाएगा। अब मिनक्यू ऐसा ही करता है और जिया का टेस्ट लेता है। मतलब कि उसके सामने तो वो एक रोबोट ही थी ना। मिनक्यू देखना चाहता था कि ये सभी सही से काम करते भी है या नहीं। तभी होंग की लैब की लाइट चली जाती है। अब ये सब कुछ जिया को अकेले ही संभालना था क्योंकि होंग तो अब उससे राब्ता नहीं कर सकता था। मिनक्यू सबसे पहले एक बॉक्स खोलने का कहता है जिसको एक मैथ के कोड के हिसाब से खोलना था, मगर जिया का मैथ तो बहुत ही कमजोर होता है तो इसीलिए वो उस बॉक्स को तोड़ देती है। दूसरा टेस्ट उसका एक उबले हुए अंडे को छीलने का था जिसे उसको 10 सेकंड में पूरा करना था। जिया अब क्योंकि रेस्टोरेंट में काम करती थी इसीलिए इस टेस्ट को वो बड़े ही आराम से पास कर
कर लेती है। मिंक्यू उसकी इस बातों से बहुत खुश हो गया था और उसे अपने साथ रखने का सोच लेता है। जब उधर लैब की लाइट आती है, होंग उसकी टीम जिया के लैंप से जुड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि जिया मिंक्यू पर चिल्ला रही थी क्योंकि वो तो उसकी बैटरी चेक करने के लिए उसकी कमर पर हाथ रखता है। इसीलिए अब मिंक्यू होंग को कॉल करके कहता है, तुम मुझे धोखा दे रही हो, इस रोबोट की तो बैटरी ही खराब है। वो ये सुनकर कहता है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, और जब भी तुम्हें लगे कि इस रोबोट में कोई प्रॉब्लम है तो तुम इसे मेरे पास ले आना, मैं ठीक कर दूंगा। अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। अब इसके बाद मिंक्यू जब अपने किचन में पानी पीने जाता है तो एकदम से उसका सांस बंद हो गया था। जिया भागकर उसके पास आती है और उसकी कमर थपथपाती है, जिससे वो कुछ ही देर में ठीक हो गया था। वो उससे पूछता है कि तुमने मेरी ऑर्डर हुक्म के बगैर ये काम कैसे किया। वो बताती है, मेरे अंदर बहुत से फंक्शंस हैं जिनकी मदद से मैं खुद भी काम कर सकती हूँ। यहाँ पर मिंक्यू जिया को जब पहली बार हाथ लगाता है तो हैरानी की बात ये थी उसे कुछ भी नहीं होता, कोई एलर्जी नहीं। हालांकि जिया असल में तो आम इंसान ही थी ना, बस उसकी नसों में एक रोबोट होने का नाटक कर रही थी। रात को होंग जिया को बैटरी ठीक करने के बहाने लैब में ले आता है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम जानती भी हो तुम हम सबको फंसाने वाली थी। अगर मिंक्यू सच्चाई जान जाता तो क्या होता। इस बात पर जिया को गुस्सा आता है। वो समझती है कि उसने अपना काम सही से नहीं किया, इसीलिए वो लैब से चली जाती है। जिसके बाद होंग और उसकी टीम को ये बात पता चलती है कि AG3 रोबोट को ठीक करने के लिए अफ्रीका में भेज दिया गया है, जहाँ पर उसे 2 हफ्ते और लग सकते हैं। उसी वक्त होंग को मिंक्यू की कॉल आती है जो कहता है कि मुझे तुम्हारा बनाया हुआ रोबोट AG3 बहुत पसंद आया, मैं इसे 1 महीने के लिए लेना चाहता हूँ। होंग को कुछ समझ नहीं आती कि अब वो क्या करेगा, इसीलिए वो जिया को वापस बुलाता है और कहता है कि कुछ दिन और तुम्हें रोबोट बनकर मिंक्यू के सामने रहना होगा। इसके बदले में वो उसे ज्यादा पैसे देने की लालच भी देता है और कहता है कि हर रात तुम्हें चार्ज करने के बहाने हम लैब में ले आएंगे। ये सब बातें सुनकर जिया फिर से रोबोट बनने के लिए तैयार थी। एक दिन जिया बाथरूम में जाती है, बाथरूम को मिंक्यू के महंगे परफ्यूम से साफ कर रही थी। तभी उधर मिंक्यू आ जाता है और उसे इस तरह देखकर कहता है कि रोबोट तो पानी के पास नहीं जा सकते, तो तुम ये सब कैसे कर रही हो। जिया रोबोट की तरह उसे जवाब देती है कि मैं एडवांस रोबोट हूँ जो हर काम कर सकती हूँ। तभी मिंक्यू जब मुड़ने लगता है तो वो जिया के मुंह पर आते पसीने को नोटिस करता है। ये देखने जब वो दोबारा पीछे मुड़ता है तो तभी उसका पाँव साबुन के ऊपर आ गया था, जिससे वो फिसल जाता है और उसकी कमर में चोट लग गई थी। इस तरह एक दिन जिया सफाई करते हुए मिंक्यू के ताश के पत्तों का बना हुआ घर खराब कर देती है, जिसको बनाने में उसे 10 साल लगे थे। ये देखकर मिंक्यू को गुस्सा आ जाता है। तभी जिया कहती है, मेरी बैटरी 5% रह गई है और खुद ही बंद होने का नाटक करती है। मिंक्यू होंग को अपने घर पर बुलाकर पूछता है कि आखिर तुम्हारे रोबोट में क्या मसला है। उसकी गलतियों की वजह से मेरे नुकसान हो रहे हैं। होंग कहता है, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं इसे ठीक कर दूंगा। एक दिन मिंक्यू के खास मेहमान ने घर पर आना था तो इसलिए वो जिया को बाहर निकलने से मना करता है। दरअसल उसका खास मेहमान एक लड़की थी जिसे मिंक्यू बहुत पसंद करता था। अब वो लड़की जब उसके घर आती है और मिंक्यू से मिलते हुए उसके कंधे पर हाथ लगाती है, उसको एलर्जी होने लगी थी। वो लड़की मिंक्यू की इस बीमारी के बारे में नहीं जानती थी, तो इसीलिए वो एक मीटिंग का बहाना बनाकर वहाँ से भागकर घर के अंदर आ जाता है और उस कमरे तक पहुँचने की कोशिश करता है जहाँ पर उसकी एलर्जी की इंजेक्शन थी, मगर कमजोर होने की वजह से इंजेक्शन को नहीं लगा पाता। तभी ये देखकर उधर जिया आती है। मिंक्यू जमीन पर बेहोश पड़ा था। यही से कहानी हमें उस वक्त की दिखाई जाती है जब मिंक्यू को ये बीमारी नहीं थी, उसके लिए सब कुछ नॉर्मल था। मिंक्यू ने जब ताश के पत्तों का पहला घर बनाया तो बहुत खुश हुआ। एक दिन छोटे मिंक्यू की बर्थडे पार्टी थी, बहुत से लोग जमा होते हैं, सभी बहुत खुश थे। जब पार्टी से मिंक्यू अपनी मॉम डैड के साथ घर जा रहा था तो उसका गुब्बारा उसकी डैड की आंखों के सामने आ गया, जिससे उन्हें सामने से आने वाला ट्रक नजर नहीं आया और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मिंक्यू के मॉम डैड मारे गए। उनके फ्यूनरल पर बहुत से लोग जमा थे। तभी मिंक्यू का बड़ा बनने की कोशिश में लगे थे। दरअसल उन्हें मिंक्यू से कोई मतलब नहीं था, वो सब तो इसकी डैड की जायदाद के पीछे पड़े थे। तभी एक दिन मिंक्यू को एक लिखा हुआ नोटिस मिलता है जो कि मैडम एक्स
का था, जिनके बारे में हमें आगे जाकर पता चलेगा, जिसमें लिखा था कि बच्चे तुमने किसी भी पेपर्स पर साइन नहीं करने। एक दिन जब वो अकेला बैठा था तो उसके पास उसका दोस्त आता है जिसके पास एडॉप्शंस के पेपर थे। वो कहता है देखो इस पर साइन कर दो, जिसके बाद तुम मेरे भाई बन जाओगे। मिंक्यू भी उन पेपर्स पर साइन कर देता है। तभी वो देखता है उसके दोस्त का हाथ एक शैतानी हाथ में बदल गया, जिससे डरकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब उसका दोस्त अपने डैड के पास वापस आकर जब उन्हें वो पेपर्स देता है तो मिंक्यू ने आखिरी सफे पर अपने साइन की बजाय कुछ और लिखा था। उधर मिंक्यू अपने घर में आकर अकेला रहने लगा। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि लोग बहुत गंदे हैं, वो उसकी जायदाद के पीछे पड़े हैं, इसीलिए जब से उसे इंसानों से एलर्जी होने लगी। ये बात उसके खास डॉक्टर के अलावा कोई भी नहीं जानता था। इसी के साथ कहानी दोबारा प्रेजेंट मौजूदा दौर में आती है, जहाँ पर मिंक्यू को अब होश आ गया था। वो अपने पास जिया को पाता है, उसे बताता है कि मैंने सपना देखा, सभी लोग मेरे दुश्मन हैं। वो ये देखकर हैरान था कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है। अब वो जिया के साथ और ज्यादा वक्त गुजारने लगा। एक दिन वो उसी लड़के से मिलने जाता है जिसे वो पसंद करता था। अब वो लड़की जाते हुए मिंक्यू से फिर से हाथ मिलाकर जाती है तो तभी उसे एलर्जी हो गई थी। वो अपना इंजेक्शन निकालकर लगाने की कोशिश करता है, मगर फिर सोचता है कि आखिर वो कब तक ऐसे जिंदगी गुजारता रहेगा। इसीलिए वो अपने इंजेक्शन को पानी में फेंकने जाता है। तभी जिया उसके पास आती है और ये क्या, उसकी एलर्जी खत्म हो गई थी। बिना किसी इंजेक्शन को लगाए बगैर उसकी घड़ी का टेम्परेचर भी नॉर्मल नीले रंग पर आ जाता है। जब ये वापस घर जा रहे होते हैं तो मिंक्यू एक आदमी से टकराकर गिर गया था, मगर इसे तब भी कुछ नहीं होता। ये सब देखने के बाद तो उसे अपने ऊपर यकीन ही नहीं आता कि वो ठीक हो क्या है। इसलिए अब वो ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, वो जिया को लेकर लोगों की भीड़ में जाने का फैसला करता है, जो उसने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं किया था। जब दोबारा से वो एक बच्चे से टकराता है तब भी उसे कुछ नहीं होता। एक बार फिर जब उसे एक आदमी हाथ लगाता है, इस बार भी उसे कुछ नहीं हुआ था। वो अपने डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तभी एक आदमी जब इससे टकरा जाता है, यहाँ पर जिया भी उसके साथ नहीं थी। मिंक्यू की एलर्जी दोबारा शुरू हो जाती है। जब ये दूर खड़ी जिया की तरफ देखता है तो ठीक हो जाता है। कॉल पर मिंक्यू डॉक्टर से कहता है कि कोई तो है जिसे जब मैं देखता हूँ ना तो ठीक हो जाता हूँ। ये सब सुनकर डॉक्टर भी हैरान थे। मिंक्यू भागकर जिया के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी खरीदूंगा, तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। घर आकर वो सब कुछ दोबारा से डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर कहते हैं मिंक्यू मैं हैरान हूँ कि तुम बिना इंजेक्शन के ठीक हो गए। अब मिंक्यू जहाँ पर भी जाता जिया को अपने साथ साथ रखता। उसकी नजर में तो अब भी वो सिर्फ एक रिपोर्ट थी। उधर लैब में दिखाया जाता है असल AJ3 रिपोर्ट ठीक हो गई है, मगर उसे ठीक से काम करने में कुछ वक्त अभी और लगने वाला था। जब जिया को ये बात पता चलती है कि AJ3 रिपोर्ट ठीक हो गई है तो उदास हो जाती है, क्योंकि अब इसे भी मिंक्यू के साथ रहने की आदत हो गई थी। एक दिन मिंक्यू जिया को होटल में लेकर जाता है, जहाँ पर वो लड़की अपने डैड के साथ आई हुई थी जिसे मिंक्यू पसंद करता था। वो जिया को ले जाकर एक अलग टेबल पर बिठा देता है। ये बात जिया को बहुत बुरी लगती है। जब मिंक्यू वापस आता है तो वो उसे ठीक से बात नहीं करती। अब मिंक्यू भी जान गया था कि वो तभी महफूज है जब AJ3 रिपोर्ट यानी कि जिया उसके साथ होगी। एक दिन जब वो गैस स्टेशन पर रुकता है तो क्रेडिट कार्ड लेते हुए उसका हाथ वहाँ के वर्कर के हाथ से लग जाता है। थोड़ा आगे जाने पर जब वो इस बात को नोटिस करता है कि उसे किसी ने हाथ लगाया तब भी उसे कुछ नहीं हुआ। ये सारी बातें जब वो अपने डॉक्टर को बताता है तो वो कहते हैं देखो अब तुम ठीक हो गए हो तो उस रिपोर्ट को भेज दो ना जिसे तुमने अपने घर में रखा है। मतलब जिया की बात हो रही थी यहाँ पर, मगर दिल ही दिल में तो मिंक्यू को जिया से प्यार हो गया था। अब वो होम के पास जाता है और उसे अपने दिल की बात बताता है। ये बात सुनकर वो कहता है कि तुम एक रोबोट की बात कर रहे हो जिसे पहले से डिजाइन किया गया था। मिंक्यू कहता है फिर मैं क्या करूँ, मैं पागल हो रहा हूँ, कैसे भुलाऊं मैं उसकी यादों को। वो कहता है एक रास्ता है, मैं उस रोबोट की सारी यादों को डिलीट कर दूंगा जिससे वो सब कुछ भूल जाएगी और तुम भी कहीं और चले जाना। अब आखिरी बार जिया को AJ3 रोबोट बनाकर मिंक्यू के पास भेजा जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बाहर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी। आखिरी बार ये दोनों बाहर घूमने जाते हैं, फिर वापस से घर आ
गए थे। मिंक्यू जिया का शुक्रिया करता है कि उसने उसे ठीक कर दिया। फिर वो अपने गले से अपनी मॉम का दिया हुआ लॉकेट उतार कर पहना देता है। फिर उसके गले लगकर रीसेट का बटन दबाकर बहुत रोता है। उधर AJ-3 रोबोट को भी ये बात पता चल गई थी कि मिंक्यू का फोल्डर डिलीट हो गया है। दोनों रात को एक दूसरे को याद करके बहुत रोते हैं। जिया इतना रोती है कि बीमार हो गई थी। अगली सुबह दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। जिया अपनी नानी के घर जाने के लिए तैयार थी। जब वो ट्रेन में बैठी थी तो इत्तेफाक से उसी ट्रेन में मिंक्यू आता है, जिसने जिया को देख लिया था। वो सोचता है कि इस लड़की की शक्ल तो बिल्कुल AJ-3 रोबोट जैसी है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे पर बात तक नहीं करते, क्योंकि जिया को मिंक्यू के साथ बोलने से मना किया गया था। अब ये होम को कॉल करता है और बताता है कि मैंने तुम्हारे रोबोट जैसा एक चेहरा देखा। वो कहता है हाँ, मैंने उस रोबोट को अपनी खास की शक्ल दी थी। तो मिंक्यू कहता है क्या मैं उस इंसान से बात कर सकता हूँ? वो कहता है नहीं। इतना कहकर उसने कॉल को काट दिया था। मिंक्यू को यहाँ पर शक हो जाता है, इसलिए वो जिया का पीछा करता वहाँ तक आ गया था जहाँ पर ये नौकरी करती और अपनी नानी के पास रहने वाली थी। उसकी नानी का एक होटल था। सब चले गए थे मगर मिंक्यू बैठा उसका इंतजार कर रहा था। जिया तंग आकर उसके पास जाकर बताती है कि हाँ, मेरा ही चेहरा AJ-3 को दिया गया। इसके बदले मुझे बहुत से पैसे दिए गए थे। ये सब बताकर वो उसे वहाँ से जाने का कहती है, मगर मिंक्यू अब इसके पास ही रहना चाहता था। कुछ दिन में उसकी जिया की नानी के साथ भी दोस्ती हो गई थी और वो जिया के साथ वो सब बिताए पल गुजारता है जो इसकी नजर में उसने AJ-3 रोबोट के साथ गुजारे थे। एक दिन जब वो वापस आया तो देखता है जिया उधर होटल में नहीं थी। वो अपनी नानी के घर से जा चुकी थी। अब वो उसे पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढता है। तभी वो उसे समंदर के किनारे बैठी हुई मिलती है। उसकी नजर जिया के गले में उस लॉकेट पर जाती है जो उसने AJ-3 रोबोट को पहनाया था। जिया उससे वो हार छुपाने की कोशिश भी करती है, मगर मिंक्यू ने उसे देख लिया था। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे समझ आ जाती है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसकी एनर्जी लाल रंग पर पहुंच गई थी, जो ऐसा इसके साथ कभी नहीं हुआ था। वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बचने के चांसेस भी बहुत कम लग रहे थे। तभी उधर हॉन्ग और डॉक्टर आ जाते हैं जो इसे इंजेक्शन लगाते हैं और घर ले आए थे। उसका इलाज क्या चाहता है। यहाँ पर जिया मिंक्यू से मिलकर उसे सब कुछ बताना चाहती थी, मगर डॉक्टर उसको मना करते हैं। जब मिंक्यू ठीक हो जाता है तो उसके पास उसका एक खास असिस्टेंट आया था जो उसको जिया और हॉन्ग की कंपनी के खिलाफ केस करने का कहता है कि उन्होंने उसे धोखा दिया। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो असिस्टेंट दरअसल जिया का भाई था। उसने जिया के इस धोखे के बाद मिंक्यू के पास से नौकरी छोड़ दी थी। अब मिंक्यू हॉन्ग के टीम के पास जाता है और उसे अपने साथ धोखा करने के जुर्म में उनकी लैब को खाली करवा देता है। उधर जिया भी मिंक्यू के लिए खाना बनाने में मसरूफ थी। वो रोज उसके लिए खाना बनाकर ले जाने लगी थी, लेकिन मिंक्यू को उस पर बहुत गुस्सा था। वो उसका खाना रोज कचरे के डब्बे में फेंक देता। जिया उससे कहती है तुम जो मर्जी करो, मैं रोज तुम्हें खाना देने आऊंगी। मिंक्यू जब रात को सोने लगा था तो उसे जिया की याद सता रही थी। वो बाहर अपने नौकर के पास जाता है जो आग जलाकर बैठा हुआ था। वो उससे पूछता है कि तुमने भी मुझसे कोई झूठ बोला है तो अभी बता दो। नौकर जवाब देता है कि नहीं, मगर हर इंसान अपनी जिंदगी में कोई ना कोई झूठ लाजमी बोलता है। अगली सुबह दिखाया जाता है जब जिया मिंक्यू के लिए खाना ला रही थी। रास्ते में एक बच्चा आ जाता है जिस वजह से उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था और उसके हाथ पर चोट लग जाती है। अब मिंक्यू के पास जिया जब वक्त पर नहीं पहुंचती तो वो बेचैन हो जाता है, क्योंकि दिल में तो वो उसे बहुत चाहता था। अब जिया दिन में आने की बजाय रात को आती है। रूटीन की तरह उसके टेबल पर खाना सेट करती है और जाने लगी थी। तभी उधर मिंक्यू आता है, कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोलकर और धोखा देकर कितनी खुश नजर आती हो ना। जिया कहती है मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। मगर मिंक्यू कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं था और गुस्से से गिलास को तोड़ देता है जिसका कांच जिया के हाथ पर आकर लगा था। उसके हाथ से खून आने लगता है, मगर फिर भी वो मिंक्यू से माफी मांगती है और चली जाती है। सुबह को मिंक्यू के घर जिया की दोस्त आती है। उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। कहती है कि देखो अपनी जिद
छोड़ दो, नहीं तो अपनी यादों में ही कैद होकर अकेले रह जाओगे। जिया होंग की टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है, उसे रोक लो। मिनक्यू जिया के दोस्त के सामने तो नॉर्मल होने का नाटक करता है, मगर मन ही मन में वो परेशान हो रहा था। सुबह होते ही जब वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर जिया रुकी हुई थी, तो वहाँ पर वो होंग की टीम के लोगों को देखता है, मगर वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया था और वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ पर आकर वो टीवी में खबर सुनता है। उसे पता चलता है कि आज 70 सितारे आसमान पर टूटे नजर आएंगे। जब वो ये छतरी बदलने जाता है तो उसे जिया की छतरी मिलती है। इसे देखकर वो दोबारा से अपनी और जिया की प्यार भरी यादों में गुम हो जाता है। उधर AJ-3 रोबोट भी सही से काम करने लग गई थी। मिनक्यू ने भी अब जिया से मिलने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो जान चुका था कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता। वो एक चट्टान पर जिया से मिलने जाता है, जहाँ पर जिया उसे बताती है, मैंने रोबोट बनने का नाटक किया, तुम एक रोबोट के साथ नहीं बल्कि एक इंसान के साथ अपना वक्त गुजार रहे थे। तभी मिनक्यू को AJ-3 यानी कि जिया के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। वो कहता है, और सच सच बताओ जिया, तुमने मेरे से और कितने झूठ बोले हैं। मैं कितना पागल बेवकूफ इंसान था ना, कि असल इंसान और रोबोट में फर्क ही नहीं कर सका। जिया कहती है, नहीं, मैंने तुमसे इसके अलावा कोई और झूठ नहीं बोला। तुम्हारे साथ तो वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगता था। इस बात पर वो उसे अपने पास बैठने का बोलता है और कहता है, अब जो भी बात तुम्हारे दिल में है ना, सब बता दो मुझे। वो कहती है, मैंने तुम्हारे साथ जितने भी पल बिताए मुझे सब याद है। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती थी और मैंने कई बार कोशिश की कि तुम्हें सच बता दूं। सिर्फ इस वजह से रुक गई कि कहीं तुम्हारी एलर्जी दोबारा से ना हो जाए, क्योंकि ये सब कुछ तभी खत्म हुआ जब तुमने पुरानी यादों को अपने दिमाग से निकाल दिया। ये सुनकर मिनक्यू जिया को अपने पास करता है, मगर फिर उसे याद आ जाता है कि उसे तो एलर्जी है। वो जिया से कहता है, हमारा साथ यही तक था, तुम अपने रास्ते और अपने अपने रास्ते। मैं दूर चला जाऊंगा सबसे, जहाँ पर इंसान मेरे करीब न आए और पहले की तरह जिंदगी गुजारने लगूंगा। ये सुनकर जिया उसे रोक लेती है और बहुत रोती है, कहती है, प्लीज नहीं जाओ, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, तुम ही वो इंसान हो जिसका मुझे मेरी जिंदगी में इंतजार था। ये सुनकर मिनक्यू जिया को गले लगा लेता है। आसमान पर बहुत से तारे टूटते हुए नजर आते हैं। सुबह दोनों लंबी ड्राइव पर जाते हैं। जब कैफे से मिनक्यू कॉफी लेता है तो देखता है उसकी घड़ी में फिर से एलर्जी का साइन शुरू होने लगा है। लेकिन जब मिनक्यू जिया को गाड़ी में सोता हुआ देखता है, उसकी एलर्जी नॉर्मल हो जाती है। फिर वो उसे घर छोड़कर जल्दी मिलने का कहता है, जिसके बाद घर आकर वो अपने डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर मिनक्यू से कहते हैं, तुम्हारी बीमारी का कोई भी मुकम्मल इलाज नहीं है। ये बीमारी कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है। अगले सीन में दिखाया जाता है एक अमीर आदमी जिसका नाम मार्टिन होता है, AJ-3 रोबोट को होंग से खरीदने आता है, जो अब ठीक हो गई थी। वो कहता है, इस रोबोट को मैं एक खतरनाक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। वो उसे होंग की टीम से ले जाता है। ये रोबोट दरअसल होंग की टीम को मार्टिन ने ही बनाने का बोला था। अब जब मिनक्यू आता है और AJ-3 के बारे में पूछता है तो होंग उसे बताता है कि उसे तो मार्टिन ले जा चुका है, जो कि खतरनाक मुजरिम है। उधर मार्टिन AJ-3 को एक बड़े से ताबूत में ले जाने के लिए तैयार था। जब वो उस ताबूत को खोलता है तो उसमें रोबोट नहीं थी। दूसरी तरफ वो AJ रोबोट को हम शहर में घूमता हुआ देखते हैं, जिसके पास ना ही कोई यादें थी और ना ही उसे अपने बारे में कुछ पता था। अब मिनक्यू भी अपने घर वापस आ गया था, जहाँ पर उसे छोटा सा क्यूट रोबोट हाय करता है। वो देखता है उसके किचन में जिया और होंग की टीम मिलकर खाना बना रही है। जिया उसे अपने जाने का बताती है, जो सुनकर मिनक्यू उदास हो गया था और बहाने लगाने लगता है। कहता है कि आज मौसम बहुत खराब है, उन्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए। उधर बाहर हम AJ-3 रोबोट को देखते हैं, जो अपने अंदर सेव वीडियोस को देख रही थी। एक मार्टिन की वीडियो जिसमें वो कहता है कि वो उसे एक खतरनाक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा, जबकि दूसरे वीडियो वो होंग की टीम की देखती है, जिसमें सब कहते हैं, तुम एक फ्रेंडली रोबोट हो, इंसानों की दोस्त बनोगी। अब यहाँ पर AJ-3 मार्टिन की वीडियो को अपने अंदर से डिलीट करके होंग की टीम की वीडियो को रख लेती है, यानी कि उसने अपने दिमाग में इंसानों से दोस्ती बिठा ली थी। अगले सीन में हम मिनक्यू को मैडम एक्स से मिलते हुए देखते हैं। ये वही लेडी थी जिन्होंने बचपन में मिनक्यू को नोट लिखा था कि किसी पेपर पर साइन मत
करना, ये हर वक्त उसकी मदद किया करती थी। अब ये से बताती है मार्टिन एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। अगर हमने उसे पकड़वा दिया तो बहुत से लोगों का भला हो सकता है। उसके खिलाफ सबूत एक आदमी के पास है। जिसके बाद मिंक्यू उस आदमी से मिलने जाता है और इसे सबूत देने का कहता है, पर वो आदमी थोड़ा डर रहा था। लेकिन मिंक्यू कहता है, देखिए आपकी हिफाजत हमारी पुलिस टीम करेगी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए वो आदमी अब मिंक्यू को मार्टिन के खिलाफ सबूत देने के लिए तैयार था। मिंक्यू ने वो सबूत पुलिस को पहुंचवा दिए थे। जी अभी मिंक्यू को ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर EJ-3 को खरीदने की बहुत बड़ी डील चल रही थी। लेकिन वहाँ जाकर मिंक्यू को पता चलता है कि EJ-3 रिपोर्ट तो गुम हो गई है। उधर मार्टिन भी इस चीज से परेशान था कि EJ-3 के अंदर उसकी सारी बातें रिकॉर्ड थी। उसे डर था कि इस बारे में अगर पुलिस को पता चल गया कि वो कहीं का नहीं रहेगा और पकड़ा जाएगा। इधर सड़कों पर घूमती हम EJ-3 रिपोर्ट को देखते हैं, जिसको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो जाकर एक भिखारी के पास बैठ जाती है और उससे अपना एड्रेस पता पूछती है। उधर हर कोई इसे ढूंढ रहा था। जिया और मिंक्यू सड़कों पर उसे तलाश कर रहे थे, जबकि होम की टीम CCTV कैमरास को चेक कर रही थी। लेकिन जल्दी मार्टिन के आदमियों को EJ-3 रिपोर्ट की लोकेशन का पता चल जाता है। अब उसके सामने दो अजनबी लोग आकर वैन को रोककर कहते हैं कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। वो EJ-3 रिपोर्ट उनकी वैन में बैठ गई थी कि तभी पुलिस उतर आ जाती है। उन्होंने मार्टिन और उसके लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। EJ-3 को होम की टीम अपने लैब में वापस ले आती है। तभी बहुत खुश थी कि उन्होंने रिपोर्ट को ढूंढ लिया और गलत हाथों में जाने से बचा लिया। जिया और मिंक्यू घर वापस आकर बहुत खुश थे। होम की टीम और सब मिलकर बैठकर खाना खाते हैं, जहाँ पर बैठे ये EJ-3 रिपोर्ट की वीडियोस देख रहे थे जब वो बाहर इंसानों से मिली। EJ-3 ने बहुत अच्छा काम किया था। होम इन्हें बताता है कि मैं इसका चेहरा बदलने वाला हूँ। उस रात सब मिलकर आखिरी बार उसे अलविदा बोलते हैं। अब मिंक्यू भी मीडिया के सामने अपने बारे में सब बता देता है कि उसे इंसानों से एलर्जी है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो रहा है। वो उन सबका शुक्रिया अदा करता है जिनकी वजह से वो ठीक हुआ था। जिया और होम की टीम वो ये भी बताता है कि वो एक AI रिपोर्ट पर बहुत से पैसे खर्च करने वाला है। इतना बताते ही उसकी मार्केट के शेयर्स आसमानों से बातें करने लगे। अपनी जिंदगी के सही फैसले लेकर वो बहुत खुश और इत्मीनान नजर आ रहा था। वो जिया को कॉल करता है और रात को खाने पर मिलने का कहता है। अब वो जिया को बताता है कि तुम्हारा भाई अब भी मेरे पास नौकरी नहीं करना चाहता, वो इस्तीफा देने को तैयार है। जिया अब अपने भाई से मिलती है और उसकी बीवी के सामने बात करती है, जिस पर उसकी बीवी उसे नौकरी छोड़ने से मना करती है। अगली सुबह जिया का भाई मिंक्यू के पास जाकर माफी मांगता है और अपना इस्तीफा भी उसने वापस ले लिया था। इसके बाद कहानी कुछ वक्त बाद की दिखाई जाती है और अब एक नया AI रिपोर्ट लॉन्च करने वाला था। उधर जिया का भाई भी मिंक्यू की कंपनी का बहुत बड़ा मैनेजर बन जाता है। हम जिया को देखते हैं जो अपनी कंपनी के लैंप्स कस्टमर्स को दिखा रही थी। कुछ देर के बाद उसने मिंक्यू से मिलने जाना था, जहाँ पर होम की टीम और उसके भाई की फैमिली पहले ही मौजूद थी। वो उसके घर आ जाती है। उसके घर के बाहर एक गाड़ी रुकती है, जिसमें से एक फौजी उतरकर बाहर आता है। वो कोई और नहीं बल्कि मिंक्यू था, जो अब एक सोल्जर बन चुका था। जिया उसके पास आने लगती है, तभी फिसल गई थी। मिंक्यू उसे संभालता है और उसे बहुत ही गौर से देख रहा था। मतलब ये सब अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए थे। मिंक्यू की बीमारी भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। इसी खूबसूरत लम्हे के बाद दोनों को मिंक्यू के घर की तरफ जाता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी इनका इंतजार कर रहे थे। और इसी के